ऐसा है भाई साहब और बहन जी, ये ऑन है, आवाज़ आ रही है? हाँ, तो पहला संबोधन हमारा भाई साहब और बहन जी से पहले जहरी जी को होता है कि आवाज़ आ रही भाई साहब और बहन जी के लिए कि नहीं। तो हम लोग जो है घूमते घूमते आ गए हैं अमरोहा। अमरोहा बड़ी धांसू जगह है, ठीक है। और हमने सबसे पहले अमरोहा सुना था, छोटे थे तो क्रिकेटर सुना था कि साहब चेतन चौहान कोई क्रिकेटर हैं, वो अमरोहा से सांसद बनते हैं। और 2017 में जब चुनाव हुए थे तब चेतन चौहान साहब अमरोहा की एक सीट है नौगांव सादात, वहाँ से विधायक बने थे। फिर योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी बने थे। कोविड के दौरान उनका देहांत हो गया। अभी उस सीट से उनकी पत्नी संगीता चौहान है, उपचुनाव हुए थे, वो विधायक हैं। तो नौगांव सादात जो इलाका है वो बड़ा मशहूर है फैब्रिक के काम के लिए। मतलब मैं जिस पे बैठा हूँ ये यहीं पे बनता है कपड़ा। ये मुल्ला जी हैं, मास्टर जी हैं, ये सब लोग इस पे काम करते हैं। अंदर मशीन के करघे लगे हुए हैं और हाथ के करघों पे भी ये काम होता है। बेडशीट बनती हैं ये वाली, ये जो ढेर लगा हुआ है सारा, और कुछ स्कार्फ भी बनते हैं, गमछे। आप में से कई दोस्त पूछते रहते हैं ना कि आप गमछे कहाँ लेते हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं पूरे देश में घूमता हूँ, दुनिया में भी कहीं कहीं, तो जहाँ से जो दिख जाता है। जैसे एक भाई हमसे मिलने आए थे शामली में, है ना, तो भाई नौकरी करते हैं सरकारी, उनकी पत्नी भी अध्यापिका है, तो वो मेरे लिए ये गमछा लाए। तो या तो मैं कहीं जाता हूँ तो लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से लिए, या कोई मेरे दोस्त मुझे दे जाते हैं आपके जैसे। तो मसला ये है कि नौगांव सादात 2-3 चीज़ों के लिए बड़ा मशहूर है। एक तो जो ये फैब्रिक का काम है, ख़ास तौर पे चादरों का काम है, ये बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की चादरें हैं। और आप देखिए बढ़िया फैब्रिक है, मतलब इतना बढ़िया फैब्रिक है कि हमने ये तय किया कि इस बार दिवाली के तोहफे में हम नौगांव सादात की चादरें ही अपने प्रियजनों को देंगे। दूसरा, यहाँ जैकेट का काम काफ़ी उम्दा होता है, वो भी हम लोग देखने जाएंगे। पर इस यात्रा का मकसद क्या है? सिर्फ ख़रीदारी करना तो नहीं है, सिर्फ पर्यटन करना नहीं है। मकसद ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के, जी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इन केस आपको ना पता हो, कई लोगों को लगता है कि सौरभ बिहार के हैं। उनके लगने को भी मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप वो माँ और मौसी वाला मामला मान लीजिए। अगर आप मुझे बिहार का मानते हैं तो भी सही मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे। मैं यूपी का भी हूँ, बिहार का भी हूँ, और चक दे इंडिया वाला लॉजिक एक्सपेंड करूँ तो हिंदुस्तान का भी हूँ, है ना। विद्या शर्मा इंडिया, कबीर खान कोच के सामने। तो चादरें बनाने का काम देखने आए, तो यहाँ पे कई लोग हैं जो जिनका ये कारखाना है। जैसे ये हमारे दोस्त बने हैं, फैज़ी भाई हैं, फैज़ान नाम है इनका, ये उनके वालिद हैं, पिताजी हैं, ये भाई हैं छोटे। आप मेरे वीडियो बना रहे हो? अरे ऐसा ना करो यार, वीडियो हमको बनाने दो, तुम वीडियो का लुत्फ लो। धर दो फ़ोन नीचे, बढ़िया सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग ने पैसा नहीं दिया ये बोलने का, सब बोलना पड़ता है अंकल आजकल। तो ये जानने भी निकले हैं कि वक्त कैसा बीत रहा है और बीतते वक्त के साथ इंसान कैसा बन रहा है, क्या सुख है, क्या दुख है, 5 साल, 10 साल, 15-20 साल में किस तरह का काम हुआ, मोबाइल पर लोग क्या देखते हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, जीएसटी का एक बदलाव आया है, लॉकडाउन रहा है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो त्यौहार में ज़्यादा ख़रीदी जाती हैं। आप देखिए ये जो भाई हैं इन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं, मुहर्रम चल रहा है, शोक का वक्त है। और आज तो जब हम शूट कर रहे हैं ये वीडियो शनिवार के रोज़, तो 25वां है, तो शहादत भी हुई थी जैनुलाब्दीन की, है ना। तो जैनुलाब्दीन जो थे वो असगर के इमाम हुसैन के बेटे थे, और असगर जो 6 महीने का बच्चा था, ये मैं बार बार असगर इसलिए बोल देता हूँ, हमारी टीम में अमरोहा के ही एक लड़के थे, अभी वो नवभारत टाइम्स में है, असगर, है ना, तो वो भी यहीं के थे। तो हम इन सब से बात करेंगे कि आर्थिक मसलों पे, सामाजिक मसलों पे, चुनाव के मसलों पे। जैसे एक दोस्त बाहर खड़े हैं, वो बोले कि अमरोहा की तमाम पहचानों में एक पहचान ये भी जोड़ लीजिए कि यहाँ हर बरसात में पानी भर जाता है, बुरा हाल हो जाता है अमरोहा का। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, और ये भी कि जब इतनी दिक्कतें हैं और इतना हुनर है, तो ये हर जगह बात हिंदू मुस्लिम पे आके क्यों टिक जाती है? कोई भी पार्टी आती है सब उसी हिसाब से। अमरोहा से एक बड़े चर्चित नेता हैं महबूब अली, कई बार से विधायक हैं, उनकी भी बात करेंगे। दानिश अली बसपा से हैं सांसद, उनकी बात करेंगे। चेतन चौहान की पत्नी का मैंने जिक्र किया ही, और भी अगल बगल की सीटें, कहीं भाजपा है, कहीं सपा है। तो मौलवी साहब सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपने इनको मुल्ला जी कहा कि मौलवी जी कहा? मुल्ला जी कहा। तो किसी को मुल्ला जी कब कह सकते हैं? क्या मैं आपको मुल्ला जी कह सकता हूँ? नहीं, मुल्ला जी नहीं कह सकता हूँ। मैं सैफी को मुल्ला जी नहीं कह सकता हूँ। क्यों?
क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर दाढ़ी वगैरह और एक पूरा जो हमारा कुर्ता पजामे का एक रिवाज है वो होना चाहिए। गेटअप के हिसाब से मुल्ला जी होता है, तो मैं इनको मुल्ला जी कह सकता हूँ? हाँ, इनको मुल्ला जी कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम। कासिम आपके छोटे भाई हैं? तो भाई ये कैसे तय करते हैं, जैसे आपने दाढ़ी नहीं रखी है, टोपी भी नहीं लगा रखी है, कासिम ने दाढ़ी भी रखी है और टोपी भी लगा रखी है, तो ये पर्सनल चॉइस है या ऐसा कुछ है कि फैमिली में ट्रेडिशन है, या ये ज़्यादा धार्मिक है? मसला क्या है ये? नहीं, ट्रेडिशन भी कुछ नहीं है और फैमिली की भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो है आस्था की ज़्यादा मानने और ना मानने वाली बात है। ये ज़्यादा रिलीजियस है? हाँ, ये ज़्यादा रिलीजियस है। आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब? सब तारीफ़ है अल्लाह के लिए। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाअल्लाह भी यही होता है? माशाअल्लाह भी यही होता। माशाअल्लाह का मतलब भी सब ईश्वर का किया हुआ है? यही होता, लगभग यही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खूबसूरत चादर बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, जैसे कोई बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है तो लोग कहते हैं माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ बनी है, हैं? सब ईश्वर का किया हुआ है, बढ़िया। तो आप नहीं जाते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ने? मतलब मैं ये इल्ज़ाम की शक्ल में नहीं, क्यूरियोसिटी है। हाँ, 5 वक्त नहीं जाता हूँ, वैसे जाता हूँ। जुमे के जुमे जाते हैं? हाँ, जो ही वैसे भी जाता हूँ, बीच में भी जाते हैं। ये देखिए, ये इनके वालिद हैं, पिताजी हैं, नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा भी मत करो भाई। हाँ, हमारे कुछ एक दोस्त तो ऐसे, उनको नमाज पढ़नी भी नहीं आती थी। तो सब तरह के लोग हैं। हाँ, तो अब इनको मैं मुल्ला जी कह सकता हूँ क्योंकि इनका गेटअप है। अब मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद। आबिद साहब, आपकी कितनी उम्र है? होगी 42-43 साल। और आप कब से ये काम कर रहे हैं करघे का? ये हमारे बुज़ुर्गों के टाइम से है, हमारे वालिद साहब भी इसी काम करते थे। आप कितनी उम्र के थे जब आपने कारखाने में काम शुरू किया? बस पहले घर में था ना काम, वहीं से सब चालू हो गए थे। मतलब पहले वहाँ सीख लिए, उसके बाद में अपना इधर उधर करने लगे। उम्र कितनी थी? होगी 20 साल, 15-20 साल। पढ़ाई की है आपने आबिद साहब? हाँ, वो 6ठी-7वीं तक पढ़े। सरकारी स्कूल में? नहीं, ऐसे ही प्राइवेट में पढ़े थे। फिर आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? क्या माली हालत ख़राब थी या क्या वजह थी? माली हालत ख़राब थी, घर का जो है हिसाब किताब ऐसी था। बच्चे हैं आपके? जी, कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। उनको आप पढ़वा रहे हैं? जी। तो आपको क्या लगता है वो भी इसी काम में आएंगे या वो कुछ और करेंगे? कुछ अलग सा मतलब हट के काम कराना। किस तरह का कुछ सोचा है? हाँ, अपना आप ही जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे ही अपने हिसाब से। जी। इस काम में बरकत नहीं है क्या? नहीं, रोजी रोटी चलती है, अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे कोई आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा ये काम करे, इसकी वजह क्या है? बस ये है, अब हम तो कर रहे हैं इस काम को, सामने वालों को नहीं पसंद आएगा तो उसी हिसाब से करेंगे ना वो। अब हमारा तो मतलब यहीं कट जाएगी, इसी में ज़िंदगी है समझो। उन्हें अपना सोचना है आगे का कैसे करना है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ कितने बजे कारखाने में आ जाते हैं सुबह? नहीं, मैं तो यहीं पे रहता हूँ। रहते ही यहीं हैं? और परिवार? परिवार गांव है, अलग है यहाँ से। कितना दूर है? 30 किलोमीटर। तो कैसे हफ्ते हफ्ते में जाते होंगे, वो जब छुट्टी उट्टी रहती होगी? तो ये आपने सब काम ही सीखा, इसका कोई जैसे मान लीजिए मैं सीखना चाहूँ तो उसका क्या तरीका है कि मैं कहीं किसी पॉलिटेक्निक में दाखिला लेके भी सीख सकता हूँ या यहीं पे आके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी मास्टर जी तभी सीखूंगा? बताइए मास्टर जी। हाँ, सीख सकते हो, कहीं डिप्लोमा वगैरह होता है इसका। होता है? क्या नाम होता है डिप्लोमे का? उसको मतलब क्या बोलूँ, क्या ये सेंटर होता है वो, जैसे यहाँ तो है नहीं शायद, वहाँ है पानीपत में ज़्यादा काम है ना ये, तो वहाँ सरकारी सेंटर है सिखाने के लिए, वहाँ से अपना वो डिप्लोमा देते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ और आप भी बताइएगा, आप भी ये काम करते होंगे हैं? आपके पिताजी? नहीं, कई बार ये होता है ना कि फर्स्ट जनरेशन काम होता है, आपने ये काम किया या है? 3rd जनरेशन। जैसे कई जगह जब मैं रोज़गार देने वाले लोगों से बात करता हूँ, जैसे आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं? सब पूरा बनना ढुलाई उलाई जोड़ जाड़ के सब होंगे 15 से 20 लोग। तो आप 10-12 लोगों को रोज़गार देते हैं। कई हमने बड़ी फैक्ट्रियाँ भी देखी सहारनपुर शामली तरफ, तो कई रोज़गार देने वालों ने ये कहा कि जो लोकल इंडस्ट्री की ज़रूरत है, जो स्किल की ज़रूरत है, तो आसपास के जो संस्थान हैं वो उस स्किल को सिखाएं। तो अमरोहा में क्या ऐसे पॉलिटेक्निक या ITI हैं जहाँ पे इस काम को सिखाया जाता हो? यहाँ यूपी में जो है वो बनारस यूनिवर्सिटी के नाम से हिंदू, तो वहाँ ये इसका वो डिप्लोमा वगैरह देते हैं। 5 साल का कोर्स है उसका, तो उसमें
मतलब बुनाई का शुरुआत से लेकर और आखिर तक का जो है वो लोग सिखाते हैं उसमें, पूरा टेक्सटाइल का सब सिखा देते हैं। का टोटल। तो और वो जो है मतलब कपड़े के बारे में भी, मतलब डिजाइनिंग के बारे में भी सिखाएंगे, और रंगाई के बारे में भी सिखाएंगे, और बुनाई के बारे में भी सिखाएंगे। ये चीज़ है। मास्टर जी आप कब से कर रहे हैं काम, क्या नाम क्या है आपका? मेरा मोहम्मद सुलेमान। तो आपको ये मास्टर जी क्यों कहते हैं सब लोग? ये मशीनों के मास्टर। आप मशीनों के मास्टर। अच्छा, तो ऐसे काम बटा है, इनका काम है मशीनें दुरुस्त चलती रहें, और मुल्ला जी का क्या काम है? ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है चलाने के लिए। तो ये बड़े अधिकारी होंगे हैं? हेड यही है, फैक्ट्री के हेड यही है। अच्छा, मास्टर जी हेड है, मुल्ला जी ऑपरेटर, और कितने ऑपरेटर हैं ऐसे? चमन लाल जी नमस्ते। आप कब से ये काम कर रहे हैं चमन लाल जी? जी मेरी उम्र होगी कम से कम 35-36 के लगभग। मैं 21 साल से इस काम को करने लग रहा हूँ। मतलब 15-16 साल हो गए? 15-16 साल हो तो जब आप 21 की उम्र में थे तब से कर रहे हैं? जी, उससे पहले अपना खेती करता था जी। खेती करते थे, फिर खेती से आप यहाँ शिफ्ट हो गए। ये बताइए चमन लाल जी, आपकी शादी हो गई है? बच्चे हैं परिवार में? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। तो वो पढ़ने जाते हैं? शादी हो गई, एक की शादी कर दी लड़की की, और एक लड़का बाहर है, वो भी कहीं वो नौकरी कर रहा है। कहाँ पे? नोएडा जी। नोएडा में नौकरी। तो आपके बच्चे इस लाइन में नहीं आए? जी नहीं। जी नहीं, उतना इसमें मार्जिन नहीं है, क्या वजह है? ये मार्जिन है, हर इंसान की जो एक सोच अलग होती है कि हम कुछ हटके करें, मतलब एक दूसरे के देखने के बाद वो फिर सोच बदल देता अपनी। खेती क्यों छोड़नी पड़ी? खेती अतिरिक्त चल रही है जी। कभी आप खेती भी करते हैं, ये काम भी करते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों? मैंने यही है कि एक बार फसल बो दी और फिर छुट्टी। गन्ना लगा रखा है क्या? गन्ना लगा रखा है। गन्ना में ये आराम है, फसल बो दी और फिर बस पानी लगाते रहिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संपन्नता की पूर्व के मुकाबले एक वजह ये भी है कि जैसे आप डबल काम करना चाहो तो कर सकते हो, और ना करना चाहो तो भी आराम से खाट पे बैठ के बात कर सकते हो। आपका क्या नाम है भाई? मैं सैयद अली रज़ा बबलू। सैयद अली रज़ा बबलू। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे वो हमारे जो दोस्त हैं काम करते हैं लंटों पे, वो असगर अली लिखते हैं, और जो यहाँ पे हैं विधायक वो महबूब अली लिखते हैं। अगर किसी ने अपने नाम में अली लगा रखा है मतलब वो शिया हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। अली सबके हैं? अली सबके हैं, शिया और सुन्नी सब लगाते। तो वो आप कुछ बता रहे थे ना कि अहले सुन्नत, वो क्या है? मतलब महबूब अली शिया नहीं है क्या? ओहो, इसलिए आप लोगों ने इतनी जल्दी मना कर दिया? हाँ, नहीं, आप बोल रहे थे वो अहले सुन्नत है। वो अहले सुन्नत हैं, ये भी अहले सुन्नत हैं। ये भी अहले सुन्नत है, इसलिए इन्होंने काले कपड़े नहीं पहन रखे हैं। मतलब ये गम ये भी हमारे साथ मनाते हैं सब। मुस्तकिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो गम मनाया जाता है, ये हमारे अंसारी लोग एक ज़माने से, हमेशा से, जब से ये आबाद हुआ है बस्ती, जब से मुहर्रम जब मनाते हैं तो एक ताज़िया ये यहाँ से हमारे नई बस्ती अंसारी लोग लेके जाते हैं हमारे वहाँ पे अंदर बस्ती के अंदर सदात में। यार आप लोग बहुत सही लोग हो, जानते हो क्यों? क्योंकि जितनी भी थ्योरी है ना, आप लोगों ने उसको हिला के धर दिया है। हम लोगों को जो थ्योरी पढ़ाई जाती है ना, अलग अलग रिलीजन की, तो बोला जाता है कि साहब शिया जो हैं वो मुहर्रम है मनाते हैं, सुन्नी मुहर्रम नहीं मनाते हैं, ऐसा हमको सिखाया गया। लेकिन नौगांव सादात का अपना एक भाईचारा है। जी, भाईचारा है, सब मनाते हैं मुहर्रम को। ये बचता है। मामा जी एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको फ़ोन करता हूँ, भोजन घर पे ही करूँगा, अभी करता हूँ फ़ोन। ये वो गम है कि इंसान को बेदार होने दीजिए, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हाँ, ये मैंने लिखा देखा था वहाँ जानसठ में, इमाम बाड़े में है कि हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हुसैन मोहम्मद साहब के दामाद थे, नवासे थे। हजरत अली, क्या रे यार मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। हजरत अली दामाद थे और हुसैन उनके बेटे थे, और वो करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। हाँ, हसन बेटे थे, सॉरी इमाम हसन इमाम हुसैन बेटे थे मौला अली के। हाँ, और रसूल अल्लाह के नवासे थे, देवते थे। एक सेकंड थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। वेट मोहम्मद साहब की बिटिया का नाम था फातिमा के हस्बैंड का नाम था हजरत अली।
जो आप अपने नाम में लिखते हो अली, तो मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा, फ़ातिमा के हस्बैंड का नाम हज़रत अली, हज़रत अली के बेटे हुसैन हैं, हसन और हुसैन, जो करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। दोनों हुए थे? नहीं, इमाम हुसैन हुए थे। हुसैन हुए थे, इसलिए कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए हैं। बेशक। अच्छा जी, बेशक। अगर करबला के मैदान में अगर हम होते तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले अपनी जान दे देते। अच्छा, तो इसलिए ये शोक का वो है। कोड़े भी मारते हैं और काला कपड़ा लेके मातम करते हैं, आग का भी मातम करते हैं, जंजीर का मातम करते हैं, सिर्फ खम्मे का मातम करते हैं। हाँ, वो तो सब लोगों ने देखा ही हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, हाँ पॉलिटिकल, तो आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, इस काम पर बीते वक्त में कैसा असर पड़ा? मतलब पिछले 10, 20, 50 साल की बात करें तो धंधे में किस तरह का बदलाव आया है? आप बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नसीम अहमद है और मैं ये कपड़े का काम करता हूँ। इस 2-3 साल के अंदर इसमें इतना चेंजिंग आ गया है लॉकडाउन की वजह से कि माल, कच्चा माल जो है वो बहुत आसमान छू रहा है रेट, और पक्के माल बनने के बाद जो है उसका रेट 0% आ रहा है। और पोजीशन ये है कि पार्टी ऑर्डर दे देती है और फिर बाद में उसका अगर आगे बिक रहा है तो माल ले लेती है, वरना तो घर पे छोड़ देती है। ये पोजीशन लॉकडाउन की वजह से हो गया है। पेमेंटें नहीं है इस काम में। पेमेंटें 2 माल लेने के बाद 3 महीने बाद देती हैं, 6 महीने बाद देती हैं पार्टियाँ। अगर ये पेमेंट का शेड्यूल सही हो जाए तो इस कारोबार में फिर से जान पड़ जाए। तो पेमेंट का शेड्यूल, तो जैसे आप लोग प्राइवेट प्लेयर हो, तो आपके और जो पेमेंट दे रहे हैं उनके बीच का, इसमें सरकार दखल दे सकती है क्या? अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जिसकी वजह से जो दूसरी पार्टियां हैं जो हमसे माल लेती हैं उन्हें 1 महीने के अंदर ही या 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़े, ये शर्त लगा दे। फैजी भाई, ऐसा मुमकिन है क्या कारोबार में कि सरकार दखल दे? नहीं, सरकार का इतना दखल तो इसमें नहीं चलेगा। सरकार अगर चाहे तो अपने से एक नया मार्केट प्लेस हमें दे सकती है जिसमें के बायर्स भी हों और हम जाके अपना वहाँ माल बेच पाएँ। मतलब किस तरह, थोड़ा और खोल के बताइए। सरकार एक योजना लाए, एक मार्केट प्लेस दे, अमरोहा में दे, दिल्ली में दे, कहाँ दे? यूपी में कहीं भी दे दे, जिससे कि सारे बुनकर वहाँ पे अपना माल ले जाएं और एक पर्टिकुलर किसी भी जो वहाँ पे कस्टमर हो उन्हें वो बेच पाएँ। एक टेक्सटाइल पार्क बन जाए बड़ा सा, लखनऊ में, मिर्ज़ापुर, बनारस, जहाँ पे एयरपोर्ट हो, तो एक बड़ा सा टेक्सटाइल पार्क बन गया, उसमें हज़ारों दुकानें हों। राष्ट्रीय लेवल पे हो जाए। हैं? राष्ट्रीय लेवल पे हो जाए। उसमें हज़ारों दुकानें हों और वेंडर्स को वो एलोकेट कर दी जाएं। वहाँ पे आप अपना डिस्प्ले रखो, रेट कार्ड, डिज़ाइन और कुछ प्रोडक्ट का डिस्प्ले, तो जिसको आना है वहाँ आके और आपको ऑर्डर दे दे। और ये आप अपने कारखानों में, जैसे यहाँ काम होता है और वहाँ पे सीतापुर में होता है, मिर्ज़ापुर में होता है, कई जगह होता, भदोही में होता है, तो वहाँ से आ जाए, ये कह रहे हैं। ऐसा कोई टेक्सटाइल पार्क है नहीं? ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी मतलब अपना प्रोडक्ट जनरेट किया और जाके एक मार्केट प्लेस में जाके बेच दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ही जो एक्सपोर्टर होते हैं उनसे जाके अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनसे, या प्राइवेट कंपनी जो भी, कोई भी लिमिटेड, गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी नहीं है इसमें कि हाँ जाके आपको एक ट्रस्ट मिले गवर्नमेंट की साइड से। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं बना सकती है, पर गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अमरोहा में ही एक पार्क बना दे कि साहब ये 50 वेंडर हैं, यहाँ मिलेंगे। इस स्तर पे भी अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्टिकुलर विभाग तो हमारा चल ही रहा है, बुनकर विभाग है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या करता है बुनकर विभाग? बुनकर विभाग का जो है आके फ़िलहाल तो कोई गवर्नमेंट की, फ़िलहाल इस गवर्नमेंट में अभी कोई स्कीम नहीं आ पाई है बुनकरों के लिए। और जो क्या बोलते हैं इसका, पावर लूम का जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का है उस पर भी अभी विचाराधीन है। वो भी गवर्नमेंट ख़त्म भी कर सकती है उसे या आगे बढ़ा भी सकती है। अभी क्या रेट होता है पावर लूम पे? मतलब पावर लूम मतलब जो करघा है वो अगर बिजली से चल रहा है तो उसको पावर लूम बोलते हैं। जाहिर सी बात है, फिर उसकी बनावट भी अलग होती है क्योंकि वो पावर से चल रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट का एक फ़िक्स चार्ज की स्कीम है जिससे कि आपको यूनिट कितना भी हो, एक लूम का फ़िक्स चार्ज होता है। बड़े वाले लूम का हमारा 160 रुपये फ़िक्स चार्ज है जो गवर्नमेंट का पर लूम, हर लूम पे पर लूम का। उसके लिए लूम साइज के ऊपर छोटा लूम का जो है वो 100 रुपये होता है, बड़े लूम का 160 रुपये होता है साइज के हिसाब से, जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स चार्ज किया हुआ है। उससे आपको कितना यूनिट आप यूज़ कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो उससे गवर्नमेंट को
कोई वो नहीं है, वो जो है विभाग देता है उसका सारा पैसा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। और क्या कर सकती है सरकार जिससे ये बुनकरी काम, जैसे ये काम है ये तो पूरी दुनिया में जाता होगा, कहाँ कहाँ जाता है यहाँ की चादरें? यहाँ की चादरें हमारी जो हैं, हम जो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट होता है हमारा, जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ मतलब आप कुछ दिल्ली मुंबई की फर्म को बेचते दिल्ली मुंबई की फर्म है जिन्हें हम माल देते हैं, वो जर्मनी एक्सपोर्ट कर रही हैं, जापान कर रही हैं, और अमेरिका के भी कुछ बायर होते हैं। अच्छा जी, तो ये तो एक बात हो गई बुनकरी की। कई लोगों ने ये कहा कि साहब लॉकडाउन लगाना तो मजबूरी थी, वरना बीमारी बहुत फैल जाती है, इस पर आपका क्या सोचना है मास्टर जी? ठीक है, हाँ वो तो सभी को पता है। अगर मान लो इस पर लॉकडाउन ना लगता तो बीमारी बढ़ सकती थी उसकी वजह से, लेकिन कारोबारों पे बहुत फ़र्क पड़ गया सभी कारोबार, ये नहीं बुनकर के सभी कारोबार पे फ़र्क पड़ा उससे। सरकार ने कैसे हैंडल किया कोविड को, कैसे ध्यान रखा कि नहीं रखा? बस कहीं ज़्यादा रखा, कहीं कम रखा। थोड़ा खोल के बताइए विस्तार से। वो तो प्रशासन के हाथ में था ना सारा कुछ, कहीं ज़्यादा कंट्रोल करा, कहीं थोड़ा कम नॉर्मल हुआ है। लेकिन हमारा जो ये ज़िला रहा है बिजनौर अमरोहा, ठीक रहा, ये भी इतना ज़्यादा इसमें फैला नहीं जितना जैसे दिल्ली या मुंबई वगैरह का सुना था। इतना टीका लगवाया आपने? नहीं, टीका लोग अभी ऑनलाइन लगा, 2 बार आगे लाइन में लगे लेकिन लगा नहीं है, पहले ही भाग जाते हो, न कभी ख़त्म हो गए, कभी टाइम ख़त्म हो गया। आप जाते हो लाइन में लगे रहते हो, वो लगवाते नहीं हैं? टाइम नंबर नहीं आ पाता ना, एक बार तो ख़त्म हो गए थे, एक बार आने जी वो टाइम ख़त्म हो गया। कहाँ पे गए थे बताइए जगह का नाम? हमारे अपने गांव में। नाम बताइए गांव का। आजमपुर गांव है, इसमें पड़ता बिजनौर में। आपने लगवा लिया टीका? आप थोड़ा इसकी चिंता करिए, ये थोड़ा हक से कह रहा हूँ मैं, आप लल्लन टॉप देखते हो इसलिए कि जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके टीका लगवाइए। जी, सबको टीका लगवाएंगे, हम ही लेके जाएंगे अब सबको। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे यहाँ 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसके पहले 5 साल अखिलेश यादव की सरकार रही, उसके पहले 5 साल मायावती की सरकार रही, तो आपके हिसाब से किन सरकारों ने कैसा काम किया? देखिए, जो ये 5 साल गुजरे हैं और गुजरने वाले हैं, इस सरकार में हमारी बहुत मतलब हमारी क्या मतलब सरकार तो सबकी है, सरकार जब होती है तो सबकी होती है, किसी एक की नहीं होती। और इस सरकार ने बहुत काम किए और बहुत मतलब सहूलत दी है। और लॉकडाउन में भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने बहुत संभाला और बहुत सहूलत दी, वरना अगर मुख्यमंत्री इतना ध्यान नहीं देते तो लोग बीमारी से तो मर रहे थे, भूख के मारे मर जाते। किस तरह से, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जैसे फ्री राशन कर दिया था तो लोगों को सहूलत हुई, और भी बहुत सी चीज़ें जो सरकार ने मतलब लोगों से मतलब सहूलत दिलवाई गरीबों को, उससे बहुत सहूलत मिली। और क्या नाम है इसका, जो है सरकार ने क्या लोगों के मकान भी बना के दिए, क्या नाम है जो लोगों के लिए लैट्रिन बाथरूम जो बनवा के दिए, इससे बहुत चीज़ें सरकार ने क्या नाम किया था, जिससे लोगों को सहूलत हुई। अगर कहीं लॉकडाउन से नुकसान हुआ लोगों का तो कहीं फ़ायदा भी हुआ है लोगों का, इसलिए क्योंकि किसी सरकार ने आज तक कहीं भी, क्योंकि अगर किसी गरीबों के, मज़दूरों के, कमज़ोरों के लिए, मालदारों के लिए तो वो ज़रूरत नहीं होती है किसी भी सरकार की, उसके हर सरकार वो होती है, मगर गरीबों के अगर कहीं सर पे छत मिली है तो वो इस सरकार में मिली, और गरीबों को लैट्रिन बाथरूम मिला तो इस सरकार में मिला, और गरीबों को गैस चूल्हा मिला तो इस सरकार में मिला। कासिम, आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया? काम तो ठीक ही कर रहे हैं, और जो है हमें और थोड़ी सहूलत कर दें हमारे काम में तो हमारा और फ़ायदा हो जाए। जैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल करा दें, कुछ सब्सिडी वगैरह रॉ मटेरियल पे मिल जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत बढ़ता जा रहा है इसका। नई लेबर इसकी आ नहीं रही है कुछ। क्यों नहीं आ पा रही नई लेबर? क्यों नई लेबर इसलिए रेगुलरिटी नहीं है काम में। अभी हमें ऑर्डर मिलेगा तो हम 2-3 महीने काम कर लेंगे, फिर ऑर्डर नहीं है तो 1-आध महीना खाली भी रहना पड़ सकता है। तो खाली रहेंगे तो वो बेचारे अपने घर बार को कैसे पालेंगे, तो इसलिए वो कुछ और काम ढूंढने निकल जाते हैं। जब वहाँ पे सेट हो जाता है दूसरे काम में तो ये काम छोड़ देता। अखिलेश यादव की सरकार कैसी थी? अखिलेश यादव की सरकार में कुछ सहूलतें आई थी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा हो रहा था। अब ये 2-3 साल से इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा जो पर लूम है ये जमा ही नहीं कर रही। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोलते ही नहीं है, बस चक्कर कटवाते रहते हैं अधिकारी। अभी तो वो बोल रहे थे सरकार अच्छा काम कर रही है, आप भी बोले। हाँ, तो जो सरकार के ऑर्डर आ रहे हैं अधिकारी उन्हें मान कहाँ रहे हैं।
अधिकारी अगर सही से काम करें तो ये हमारा जो बिल चढ़ता जा रहा है, अगर किसी वजह से जो है सब्सिडी ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने, तो ये सारे बुनकर मर जाएंगे, क्योंकि इनके बिल इतने बड़े बड़े हो गए हैं। कॉमर्शियल आएंगे, और कॉमर्शियल आएंगे तो ये बेचारे जमा कहाँ से करेंगे, और सब्सिडी वाला बिल जमा होगा तो सब सही से जैसे जमा करते आ रहे हैं अब तक ऐसे ही कर देंगे। अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के समय सब्सिडी थी और इधर बिल मिल रही थी। अब जो है 2-3 साल से हमारा कोई बिल जमा नहीं हो रहा है, जब से ये सेंसन वगैरह कुछ लगाया है गवर्नमेंट ने, सब्सिडी पे जमा नहीं हो रही है। मायावती का शासनकाल कैसा था? वो तो 10 साल पहले था, उसे हम इतना कहाँ देख पाए। कोई तो अभी कुछ बसपा का असर है यहाँ पे कि ख़त्म हो गया? बसपा का कोई असर नहीं है जी, सपा और बीजेपी का है, और इनमें से जिसकी भी सरकार बन जाए, जैसे हम तो वोट जो है समाजवादी को देंगे, बाकी और की जिम्मेदारी तो हर आदमी की अपनी है। ये आपने अपना नाम बताया गुड्डू, सैयद अली रज़ा, आगे बबलू। हाँ, तो बबलू जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम किया, आप कह रहे हैं सपा को देंगे, ये क्या है? नहीं, काम हर आदमी के हर सरकार खुश नहीं कर सकती है, तो हमें तो मुलायम सिंह जी खुश करते थे, और इन्हें जो है योगी आदित्यनाथ जी खुश करते हैं। कैसे, मतलब क्या फ़र्क है? बताएंगे ये। नहीं, आपको मुलायम सिंह जी की सरकार क्यों अच्छी लगती थी? अखिलेश यादव अच्छी लगती थी कि हमारे बिजली का बिल जो है वो उसके सब्सिडी के हिसाब से था। अब इन्होंने जो है ये 3-4 साल से जो है सब्सिडी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, अधिकारी चक्कर लगवाते हैं और बिल जमा होता नहीं। तो ये अगर सब्सिडी क्लियर नहीं होगी तो आगे चल के तो बुनकर मर जाएगा। देखिए, रही अखिलेश यादव जी की बात और योगी जी की बात। अखिलेश यादव जी और मैं योगी जी को दिला रहा हूँ, क्योंकि जब से योगी जी की सरकार आई है तो इस सरकार आने से गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, बदमाशी ख़त्म हो गई, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा ये, योगी एक फ़कीर इंसान है और अपने लिए कभी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें कुछ करना नहीं, जो मतलब उन्हें अपने लिए करना हो और लोगों का कोई माल अपने आप को घसीटना हो या लेना हो, क्योंकि योगी हैं, फ़कीर हैं, लाचार हैं, अपना जो भी सोचना है गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए सोचना फ़र्ज। मुल्ला जी, ये एक भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बड़ी चिंता की, दूसरे कह रहे हैं योगी फ़कीर इंसान है, आपको क्या लगता है? मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ? अरे भाई, आप एक हुनरमंद आदमी हैं, वोट डालने जाते हैं तो कुछ सोच के ही जाते होंगे ना वोट डालने, कौन सा नेता अच्छा, कौन सा बुरा, कौन सा हमारा ख्याल रखेगा, हैं बुनकरों का या मेरे बच्चों की पढ़ाई का, स्कूल अस्पताल, तमाम आदमी की जहन में सोच होती है ना। आप क्या देख के वोट डालते हो फिर? यही कि आने वाले 5 साल जो हमारे ठीक ठाक बीत जाए। ये तो ऐसे तय करोगे ना कि पहले किसका वक्त ठीक लगा। कौन सा नेता पसंद है आपको? अखिलेश यादव। क्यों? उनके टाइम में ज़रा दिक्कतें नहीं थी, आज के टाइम में सारी दिक्कतें। किस तरह की दिक्कतें तो हैं ही है। अब बताओ, इन 5 साल बीत गए, अब तक जो है बीत ही गए, समझो बचे ही क्या, 6 महीने बचे हैं योगी जी को आए हुए। तो अब ये बताओ, अब लॉकडाउन रहा, दुनिया भर के अक्रम ये सब करके मजदूर आदमी तो और पीछे ही रहा, नीचे ही घुस रहा है। मजदूर आदमी के जो है वो तो पहले से ही मजदूरी करता था और नीचे नीचे होता जा रहा है। तो बड़े लोगों का काम है, बड़े ठीक। हाँ, क्या कह रहे हैं कासिम? सरसों का तेल जो है 80-90 रुपये बिक रहा था, वो भी महंगा था, अब जो है 200 रुपये हो गया है। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं। ये जितना भी भाड़ा होता है, ये 100 रुपये में हमारा पानीपत से बोरा आ जाता था यान का, अब जो है वो 250-300 रुपये लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुभान। सुभान, क्या करते हैं आप? सर, मैंने अभी 12th किया है पिछले साल, बायोलॉजी था। तो अब मैं नीट की तैयारी के लिए दिल्ली जाने की प्लानिंग में हूँ। अभी फ़िलहाल मैं फ्री था, तो अब कारखाने में टाइम दे रहा था पापा के साथ। अच्छा, आप बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह अगर मेहनत और किस्मत ने साथ दिया तो डॉक्टर बनेंगे ज़रूर। इंशाल्लाह मेहनत और किस्मत ने साथ दिया तो लड़का डॉक्टर सुभान हो जाएगा। इंशाल्लाह सर, आपकी दुआ साथ देगी। मेरी दुआ तो हर मेहनत करने वाले नौजवान के साथ होती है। अच्छा, ये बताओ, ये एक भाई साहब कह रहे हैं कि योगी सरकार अच्छी है, दूसरे कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार अच्छी है। आपको कौन नेता ठीक लगता है? कोई लगता है ठीक? सर देखिए, ये तो अब ऐसा होता है, अब मैं हूँ, अब मेरे को अगर आपसे कुछ फ़ायदा लगेगा तो मैं तो आप मेरे लिए अच्छे हो, और इनको आपसे फ़ायदा नहीं होगा तो आप इनके लिए बुरे रहोगे।
तो ये तो हर आदमी का एक अपना नज़रिया होता है। आप मान लीजिए मेरा योगी सरकार में फ़ायदा हुआ तो मुझे तो योगी सरकार अच्छी लगनी है, चाहे वो कैसी भी हो। अब किसी का अखिलेश सरकार में फ़ायदा हुआ तो वो उसको अच्छी लगनी है। तो अब रही बात हमारी, तो सर हमारे तो अखिलेश जी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने लैपटॉप वगैरह दिए थे बच्चों को, और बहुत चीज़ें हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, अब पहले सस्ता था, और घर का राशन हालांकि अब मैं ही ला रहा हूँ, पहले भी थोड़ा बहुत लाता था, तो उसमें फ़र्क दिख रहा है मेरे को। जो दाल 50 या 60 रुपये किलो थी वो अब 150 रुपये 100 रुपये किलो हो रही है। तेल महंगा हो रहा है, और अपना चावल इतना महंगा हो गया, गेहूँ आटा महंगा हो गया। महंगाई आप कह रहे हो एक बड़ा मसला है। महंगाई तो सर ये अब मान लीजिए जो प्रॉफिट है या वो इनकम है वो तो सर लगभग उससे और थोड़ी कमी हो रही है जो पहले होती थी, मगर अब और महंगाई हो गई तो वो जो इनकम बचती थी वो अब बिल्कुल आधी हो गई है। अब जो घर के अब बच जाता था पैसा वो अब बिल्कुल नहीं डिपॉजिट हो रहा। अच्छा ये बताओ सुभान, जैसे घर में बाकी सब लोग तो कारखाने में, फिर आपने कैसे ये इरादा किया कि मुझे डॉक्टर बनना है? मतलब क्या डिस्कशन हुए थे घर में? सर बस सब बड़े भाई यहीं पे लगे हुए थे, तो मैं पढ़ भी रहा था, तो भाई ने मुझे राय दी थी, फैज़ान भाई ने, कि भाई तू इंटर में बायो ले और फिर इंशाल्लाह तेरा डॉक्टरी में एडमिशन कराएंगे, मेहनत भी करना तू। तो फिर सर मुझे घर वालों ने ही मोटिवेट किया, और दोस्त थे मेरे उन्होंने ही बायो वगैरह ली। तो फिर जैसा मैं जिस उसमें रहा दोस्तों के साथ, तो मुझ में थोड़ा चेंजिंग आई, तो फिर मैंने बायो वगैरह ली। तो मैंने मेहनत करी, इंटर में मेरे लगभग 72% नंबर आए थे, तो फिर अब मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ। अच्छा, तो कोई अच्छा कॉलेज वगैरह हो जाए यहाँ से जो है सब अमरोहा में अच्छे कॉलेज नहीं है। 15 किलोमीटर सवारी से जाना पड़ता है, 1 घंटा आने का 1 घंटा वापस आने का, तो 2 घंटे तो बच्चे के यही ख़राब हो जाते हैं। कोई CBSE बोर्ड का कोई अच्छा कॉलेज स्कूल हो जाए यहाँ पे। नौगांव में है, बहुत कॉलेज हैं, स्कूल है, मगर नौगांव में कोई नहीं है। नौगांव में इतने विधायक रहे, जैसे अभी चेतन चौहान के पहले कौन थे विधायक? यहाँ अशफाक अली थे। 2012 में ही ये 2012 पहले किस विधानसभा में आती थी? अमरोहा में आती अमरोहा में थी महबूब अली, वहाँ से विधायक हैं 4-5 बार के, और मंत्री रहे। तो आप लोगों ने कहा नहीं महबूब अली से कि भाई बाकी सब ठीक है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखिए, कुछ बनवाइए, कुछ करवाइए? अभी विचारधीन डाल देते हैं, सब विचार करते हैं बस। उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया है GMS कॉलेज, महबूब अली जी ने, वहाँ पर उसमें वो कौन सा वो कहाँ पर है वो लोधीपुर में, तो उनका अपना मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? हाँ प्राइवेट है वो उनका अपना, उसमें मतलब गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? नहीं फीस वगैरह सर इतनी नहीं है, और वो कंसेशन भी करते हैं, कोई अगर उनका मिलने वाला है, कोई नाम लेता है कि हम वहाँ से आए हैं, और फैसिलिटी वगैरह है उसमें, हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सब फ्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनकी बिल्कुल ऊन उतार रहे हैं, वो डिस्काउंट मतलब हर चीज़ के हिसाब से करती हैं। बताइए भाई, यहाँ पे आप आगे आइए ज़रा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, क्या करते हैं आप? मेरी फैक्ट्री है जैकेट की। जैकेट की फैक्ट्री है? तुम्हारी फैक्ट्री में चलूँगा अभी मैं, बन रही है जैकेट आज? जैकेट बन रही है। हाँ, अभी मोहम्मद अरशद की फैक्ट्री में जाएंगे। तो यहाँ पे जैकेट का काम कब से हो रहा है मोहम्मद? जैकेट का काम तो हम छोटे से देख रहे हैं, जब से हमें समझ। क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। अरशद ने बीटेक किया, कहाँ से? ये मैंने हरियाणा फरीदाबाद से किया है जी। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। क्या करते हैं हसन आप? क्या पढ़ाई लिखाई की है, क्या काम करते हैं, विस्तार से बताइएगा। इंटर किया है और बस पापा के साथ ही रहता हूँ यही कारखाने। तो हमारे पास, और कासिम आप कब कितना पढ़े हैं? मैंने BSc की है, ग्रेजुएशन। तो अभी हमारे पास 2 तरह के नौजवान हैं। एक अरशद हैं, बीटेक करके आए हैं और कारखाने में लग गए। इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की, ये आगे चल के डॉक्टरी करना चाहते हैं। इसको बंद करो भैया। और बाकी लोग हैं। तो अब मैं 2-3 सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। मुस्लिम समुदाय के बीच पढ़ाई को लेकर कई ऐसा जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज़ोर नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाना है, खूब पढ़ाना है। इसकी वजह क्या लगती है अरशद? तुमने तो बीटेक की पढ़ाई की, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल यहाँ ऐसा है। लोग बाग बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोगों की सोच है कि बिजनेस ही बेहतर है, उससे ज़्यादा कमाई हो सकती है। पढ़ाई पे इतना ध्यान, क्योंकि पहले लोग बाग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनकी सोच भी ऐसी है। बाकी तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है जॉब करो या बिज़नेस करो, पढ़ाई लिखाई फर्स्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ होना चाहिए। मैं उससे ज़हन खुलता है। मैं 5 साल नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव जॉब करके आया हूँ। उसके बाद यहाँ आके अपना बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है जैकेट का। वो मेरी फैमिली की थोड़ी प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं आया हूँ। बाकी जॉब में भी मैं बढ़िया कमा रहा था, ऐसा नहीं कि वहाँ पे मैं परेशान था, खुश था मैं। पढ़ाई पर जोर कम क्यों है?
तुम क्यों नहीं पढ़े बताओ, अभी तुम्हारा इंटरोगेशन होगा, तुम्हारी पूछताछ यही होगी, आगे क्यों नहीं पढ़े? बस मन नहीं किया। अरे यार ऐसे काम थोड़ी चलता है, बिना पढ़े क्या होगा, पढ़ाई तो बड़ी ज़रूरी है। कारखाने में लग गए जी। आप बताइए फैज़ भाई, पढ़ाई पे जोर कम क्यों है? पढ़ाई पे जोर इसलिए कम है मुस्लिम कम्युनिटी में, खासकर हम अपने यहाँ के लोकल के नौगावा सादात के लिए कहने चाहेंगे कि यहाँ बिजनेस को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है इंसान। क्यों? एक तो एक वजह यह है कि जो कोई जैसे थोड़ा मजदूर लोग हैं या थोड़े कम लोग हैं तो उनके बच्चे अगर वो छोटी सी उम्र से ही कमाने लगते हैं तो बस वो उसी में ही खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि ये पढ़ें या आगे कुछ बढ़ें, बस वो अगर मज़दूर हैं तो वो उसे वहीं मज़दूरी करा के ही अपना खुश हो जाते हैं उसी में। तो ये मुसलमानों के अंदर जो है पढ़ने लिखने की सोच बढ़नी चाहिए, जिससे देश को भी फ़ायदा होगा और मुसलमानों को भी फ़ायदा होगा। हाँ भाई मुल्ला जी, ये पढ़ाई लिखाई पे जोर कम क्यों है? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमने और सुनी जब हम इलेक्शन फील्ड में घूम रहे थे या उसके पहले, सोशल मीडिया पे जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बड़ा बात होती है आजकल कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आपका क्या सोचना है इस पर? मतलब जनसंख्या कम होनी चाहिए। हाँ जी हाँ। इससे कोई नुकसान नहीं है, अगर गवर्नमेंट ला रही है तो ले आए, हो तो आदमी की अपनी क्षमता है। अगर 4 बच्चे भी करेगा तो पालेगा तो खुद से, अगर उसकी गुंजाइश नहीं है 4 की तो वो 2 पे ही खुश रहे। नहीं, अगर सिर्फ कासिम भाई इसको आदमी की अपनी क्षमता पे जोड़ देंगे, जब कोई बच्चा पैदा करता है ना, तो वो स्टेट की भी जिम्मेदारी हो जाती है ना। आपकी क्षमता है, आपने उन बच्चों को अच्छे से खिला पिला दिया, पढ़ा दिया, पर वो रोड, स्कूल, अस्पताल सब जगह ही वो बढ़ रही है ना संख्या, है ना। कभी कोई महामारी आती है, तो आपके हिसाब से ये 2 बच्चों का कानून नहीं बनना चाहिए? 2 बच्चों का या जितना भी बने, अगर बनता है तो बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाए, ये सबके लिए अच्छा है। 2 बच्चे होंगे तो उसकी परवरिश सही से कर पाएगा, और ज़्यादा कर लेता है आदमी बच्चे तो फिर उनकी परवरिश में भी ध्यान कम दे पाता। आप बताइए, आप तो डॉक्टर साहब बनने जा रहे हैं। सर वैसे इससे कोई नुकसान तो है नहीं, अगर गवर्नमेंट ला रही है तो गवर्नमेंट भी आगे देख रही है, कुछ तो अच्छे के लिए सोच रही होगी। अब तक जो था वो भी, उससे भी हमें तो कोई नुकसान लगा नहीं आदमी, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई फैसिलिटी देती नहीं। अब आपने कहा था अभी कि मुल्ला जी पढ़ाई पर क्यों इतना काम कम हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं जो मज़दूर लोग हैं वो अपने जो है फाइनेंशियल उसकी वजह से मार खा जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मुल्ला जी की बात करें, हाँ मैं आऊँगा आपके पास, जैसे मुल्ला जी की बात करें, जैसे इनके 5 बच्चे हैं, फ़र्ज़ करिए कि इनके 2 बच्चे होते, तो ये ज़्यादा ध्यान दे पाते पढ़ाई पे? नहीं, वो फिर हाँ इनको भी आसानी पड़ता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट जो सोच रही है अच्छे के लिए सोच रही होगी ना, अगर ये कानून ला रही है गवर्नमेंट। लेकिन एक इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट और आता है, मास्टर जी बताइएगा आप। लोग ये कहते हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, उनके भीतर ये समझदारी आए कि 5 नहीं, 4 नहीं, 2 ही बच्चे काफ़ी हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, इसका भी इंतज़ाम करना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं, इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट। आपका क्या सोचना है मास्टर जी? सही सोच है। तो आज वैसे जो पहले के हालात जैसे हम थे, हम बचपन में था हमारा, उस दौर को देखते हुए और इस दौर को काफ़ी फ़र्क आ गया है, 50% से भी ऊपर पहुंच गया। पहले हम भी नहीं पढ़े, हम भी 4-5 तक ही रह गए, लेकिन अब हम जो भी हमारे बच्चे हैं हम सबको पढ़ा रहे हैं जैसे तैसे भी। हालांकि महंगाई बहुत बढ़ गई, कमर तोड़ रही है, लेकिन बच्चों को नहीं रोक रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या सोचना है आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून पर? देखिए, अभी जो मौलाना ने बतलाया कासिम साहब ने कि 2 बच्चों की जो है बिल्कुल एकदम सही सरकार सोच रही है, बिल्कुल सही लेके आ रही है। भाई बच्चे हमारे तो 8 हो जा, और पता चल रहा है कोई बच्चा किसी खंबे के नीचे खड़ा है, कोई बच्चा किसी खंबे के नीचे खड़ा है, कोई किसी खंबे के नीचे खड़ा है, और घर में हमारे मतलब खाने को नहीं है और बच्चे पालने को नहीं है, तो कैसे बच्चे पालेंगे? 2 बच्चों की अगर लेंगे, 2 बच्चे होंगे तो आदमी अपने बच्चे को किसी ना किसी पोजीशन पे कहीं ना कहीं IAS IPS या डॉक्टर कोई भी ऐसे तालीम दिलवा देगा, अपने 2 बच्चों के लिए सोचेगा, क्योंकि उसका ध्यान 2 बच्चों को जाएगा। और जब कमाई न होने की तो 5 बच्चों की तरफ कहाँ से सोचेगा? हाँ जी साहब, ये गवर्नमेंट अगर ईमानदारी से लेकर के आती है तो बढ़िया कानून है, और अगर इसमें कानून में मतलब मुंह देखने वाली बात होगी कि भाई उसने 4 बच्चे हो गए उसके, अरे भाई 4 बच्चे अगर उसके पास हैं तो सारी जिम्मेदारी तो वो खुद ही उठा रहा है, गवर्नमेंट तो कुछ दे नहीं रही। और गवर्नमेंट अगर कुछ दे तो फिर बढ़िया कानून है 2 बच्चे।
कानून तो जब भी बनेगा तो वो पीछे जाके रेट्रोस्पेक्ट में नहीं बनेगा, वो तो भविष्य के लिए बनेगा कि आगे चलकर कोई 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करे। जैसे आपने कहा ना कि सरकार कुछ नहीं दे रही है, पर मसला ये होता है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तब कभी बीमारी हो गई तो अस्पताल पे ज़्यादा दबाव है ना। इसीलिए हर देश इस बात की चिंता करता है कि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा ना बढ़े। साथ में ये बहस भी चलती है कि भाई ये तो इंडिविजुअल की कॉल है कि वो कितना करे। तो चूंकि यहाँ पे ड्राफ्ट बना है यूपी में, ऐसा एक मसौदा सामने आया, इसलिए मैं आप लोगों की राय जानना चाह रहा था। हमारी राय तो ये है कि यहाँ चाइना की भी यहाँ से मतलब 15 करोड़ ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है। हिंदुस्तान में जो है सारी चीज़ आकर टिक जाती है हिंदू मुस्लिम के ऊपर कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए है। यहाँ जो है हर चीज़ जो है शुरू से और आखिर जो होता है वो हिंदू मुस्लिम पर आकर के ख़त्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? अब ये तो गवर्नमेंट जाने। ये जितने भी नेता लोग हैं ये अपनी रोटियाँ सेकते हैं कि वो हिंदू है, ये मुसलमान है। अरे भाई खून तो सबका एक है, किसी का भी काटो देखो लाली खून निकलेगा, किसी का सफ़ेद तो है नहीं। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि अच्छी सोच रखे। हिंदू मुस्लिम चीज़ ये बुरी, बहुत बुरी चीज़ है, ये ख़त्म होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा। अरशद, आप तो बाहर कई जगह आपने काम किया है, जिस तरह का माहौल पॉलिटिक्स में दिखता है या मीडिया के कुछ सेक्शंस में दिखता है, जब आप जॉब करते थे तब वहाँ पे भी आपको वैसा माहौल दिखा हिंदी मुस्लिम का, या अमरोहा में कैसा माहौल है? सही से बताना। बिल्कुल। जॉब मैंने 2-3 जगह की है, वहाँ पे कोई ऐसा पहली बार तो हमें टाइम ही नहीं मिलता जॉब से इन सब चीज़ों के लिए। अपना काम जो होता है उसमें बिज़ी रहते हैं। 8 से 6 तक की ड्यूटी होती थी, अपना काम करा और घर। ऐसा कुछ मतलब इन्वायरमेंट था नहीं कि हिंदू मुस्लिम की। नौगांव सादात या अमरोहा में कैसा है? खासतौर पर लोग जब वोट डालने जाते हैं या और कोई मसले होते हैं? सर नौगांव में तो मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, हिंदू भी हैं, लेकिन कोई आज तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई। देखिए, आपने नौगांवा सादात की बात करी हिंदू मुस्लिम की। मैं जानता हूं कि नौगांवा सादात पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी बस्ती है मुस्लिम कि जहां मुसलमानों ने यहाँ पे मंदिर बनाया है और उस मंदिर की भी देखभाल हम खुद करते हैं। अच्छा, किसका मंदिर है? ये मंदिर गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे 20 बस्ती नौगांवा सादात के अंदर 20 बस्ती में है। अपनी ज़मीन लेके दी और अपनी ज़मीन पे हमने मंदिर बनवाया और आज भी उस मंदिर की देखभाल सब चीज़ हर तरीके से सारे प्रोग्राम हम करते हैं। यहाँ जो रामलीला होती है उस रामलीला को भी सारा मतलब जो भी मतलब उसका होता है सब वो हम ही लोग करते हैं। जैसे भाई ने बताया, चाचा ने, कि नेता हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। आपने बोला कि हमारे नौगांव में ऐसा नहीं होता है, तो बाकी जगह भी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो आपने नेताओं वाला बताया, समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, समाज को करना चाहिए, हम ये तो रोल मचाते हैं कि साहब सरकार को देखना चाहिए कि वो मुसलमानों के साथ ये कर रही है और इस मगर मुसलमानों हमें भी ये चाहिए कि हमें भी यकीन दिलाना चाहिए सरकार को कि हम सरकार के साथ हैं। हमें भी यकीन दिलाना चाहिए। सही बात कही बबलू भाई ने। सहमत हैं आप? एक बबलू भाई ने और बात कही थी, जो बात फिर कुछ और शुरू हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर, कि अखिलेश यादव के टाइम पे गुंडाई बहुत थी, अब नहीं है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखो जी, यहाँ तो कभी गुंडागिरी रही नहीं बस्ती नौगांव सादात के अंदर, और 20-25 किलोमीटर में जाके जिसका जैसा मामला है वो वैसी बात करता है। अच्छा, आप बताइए बात ये लॉ एंड ऑर्डर की। यहाँ पे तो हमने आज तक कोई गुंडागर्दी मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा सुना ही सुना है। हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है फिर कि गुंडाई किसी और की, चेन स्नैचिंग, लूट, बाकी किसी तरह की कोई लूटपाट यहाँ नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। सब कुछ सब जाति सब धर्म के लोग बहुत सुकून से रहते हैं। आप क्या सोचते हैं चमनलाल जी? आगे आइए थोड़ा सा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्या वजह है जी? वजह इसमें बहुत से खर्चे ऐसे हैं जो आदमी ज़्यादा जनसंख्या करने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाता। कम जनसंख्या रहेगी, कम बच्चे होंगे तो उसमें अच्छा सा मैनेजमेंट कर लेगा आदमी। क्या चाहते हैं आप? सरकार क्या करे आपके लिए, बताइए फैजी भाई। सरकार से हमें जो है बस यही सब चीज़ चाहिए। जनसंख्या कानून पे आप जैसे बात कर रहे थे, तो जनसंख्या कानून के लिए जो है पहले सरकार को एक अच्छा सा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए यूपी के अंदर, जिससे कि लोग जब तालीम होगी उनके पास तो वो अपनी फैमिली प्लानिंग खुद से करेंगे। सरकार को भी उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि बच्चे खुद से ही कम हो जाएंगे फिर।
पहली बात, क्योंकि अब एजुकेशन है, यूपी का जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत एक बड़ी चुनौती है कि लोगों को यहाँ एजुकेट करे पहले। उसके लिए कि मुस्लिम या हिंदू के लिए नहीं है, वो एजुकेशन सिस्टम सबके लिए बनेगा, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे गवर्नमेंट। कासिम, आपको भी ये लगता है कि एजुकेशन दुरुस्त होगी तो लोग इस पर ध्यान देंगे? अगर कानून बना दे के गवर्नमेंट के हर बच्चे को जो है 12th करना है या BSc वगैरह कुछ भी करना है, तो कानून इस पे बनाए ना पहले कि हर माँ बाप को जो है बच्चों को पढ़ाना है यहाँ तक, तो जो एजुकेट हो जाएगा बच्चा, तो वो फिर अपने बच्चे भी फैमिली प्लानिंग भी खुद से करेगा। मतलब जब जागरूक ही नहीं होगा तो उस पर कानून लाद दो तुम 2 का या 4 का, तो वो जागरूक नहीं होगा तो वो तो 3 भी कर लेगा, 4 भी कर लेगा, बाकी उस पर कानून ही तो लदा है। अगर उसे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है गवर्नमेंट की, तो वो जब उसे पता ही नहीं है मेरे लिए क्या क्या दे रही है गवर्नमेंट, तो वो तो लेगा ही नहीं कुछ भी। हाँ, कुछ कह रहे थे आप इस पर? जी बिल्कुल दिलचस्प एक आया सुझाव। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है अभी कासिम भाई ने कि जब 2 बच्चे हों तो 2 बच्चों के साथ साथ ये है कि वो बच्चे किसी भी तरीके से करें, माँ बाप करें, या माँ बाप की इतनी गुंजाइश नहीं है 2 के बाद भी थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट को भी उन्हें सहारा लगाना चाहिए। अच्छा जी, एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे वो अमरोहा में मैंने सुना कि जल भराव बहुत होता है, पहले तो नौगांव भी उसी का हिस्सा था, ये पानी क्यों भरता है इतना अमरोहा में? अमरोहा जो है शहर जो है वो थोड़ा भौगोलिक कंडीशन अगर उसकी देखो तो थोड़ा गहराई की तरफ में है, तो यहाँ गवर्नमेंट को एक सीवर लाइन प्लान करना चाहिए जिससे कि पानी का जल भराव निकास अच्छा है, सारा वोट बैंक है। और जो है अगर महबूब अली जी ने वो रोड वगैरह करा दी या सीवर लाइन करा दी, तो किसी की दुकानें जाएंगी, किसी के घर जाएंगे, तो इस चक्कर में जो है गवर्नमेंट एक दूसरे पे टालती रहती है कि बीजेपी वाले आएंगे तो समाजवादी पे टाल देंगे, समाजवादी वाले आएंगे तो बीजेपी पे डाल देंगे। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, जब भाई पब्लिक का नुकसान हो जाए, मेरे वोट का नुकसान ना हो, लीडर तो यही चाहेगा। एक बात है, थोड़ा सा पब्लिक की भी इसमें, जैसे मैं अभी अमरोहा में आवास विकास कॉलोनी में गया, सबसे अच्छी कॉलोनीज में से एक मानी जाती है ना। वहाँ पे मैंने देखा कि जहाँ तक लोगों का प्लॉट है, लोगों ने उसके आगे ऐसे पेवमेंट बना रखा है, किसी ने 3 फीट का, किसी ने 2 फीट का, तो आप सड़क पे धीमे 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 धीमे, ये मैं सबसे विकसित कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। बाकी जगह भी हम देखते हैं, हम जब गांव में कल हम थे सिसोना गांव में, तो हर कोई गांव समाज की ज़मीन पे कब्जा करने में लगा हुआ है। तो ये लोग, सबको ये लगता है यार उसने तो 2 फीट बढ़ाई, मैंने तो मैं भी 2.5 फीट बढ़ा लेता हूँ, फिर एक ने 2.5 बढ़ाई, एक ने 3, मतलब 3 कर लेता है। वो उसके पीछे वाले से मकान जब बनाएगा तो अपना आगे ही बनाता है वो, ये भी एक गलत है। लोगों के लिए जगह छोड़नी चाहिए, रास्ते जितने तंग होंगे उतने ही लोगों को दिक्कत होगी, आने वाली जनरेशन को दिक्कत होगी। चलिए, तो मैं इसलिए ये बात लाया कि नेताओं की जवाबदेही तय करें, लेकिन हम अपनी जवाबदेही भी तय करें। क्या हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी? क्या हमने सरकार के बनाए नियमों का ठीक से पालन किया? क्या हमने अपना काम ईमानदारी से किया? और सरकारों से भी पूछें कि क्या वो अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं। वो सिर्फ आपकी जाति, आपके धर्म के नाम पे आपसे वोट मांग रही हैं, या अपने काम के नाम पर भी वोट मांग रही हैं। यूपी का ये हालचाल हम लेते रहेंगे। इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।